हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रचना सिंह आज आप सभी के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इमोशनल कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आप लोगों ने मेरी बहुत सारी कहानियों पे अपना प्यार दिया है। मैं आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी मेरी कहानियों को अपना प्यार इसी तरह देते रहेंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची की कहानी हम इंतजार करेंगे का शीर्षक, जो कि इंद्रानी बनर्जी ने लिखी है, उसका रूपांतरित करके आपको सुनाऊंगी। तो चलिए इस नन्ही सी कहानी, इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। उस समय देश आजाद नहीं हुआ था। बंगाल का वह छोटा सा कस्बा जो पद्मा नदी के किनारे फैलकर बसा हुआ था, खूब उपजाऊ जमीन थी जिसकी। दूर दूर तक लहलहाते धान के खेतों के बीच आम, कटहल, नारियल और सुपारी के घने वृक्षों से घेरा यह गांव प्रकृति का एक सुंदर सा गुलदस्ता प्रतीत होता था। गांव में आबादी अधिक नहीं थी, कुल मिलाकर 30-35 परिवार ही रहा करते थे। धर्म का कोई भेद नहीं, हिंदू मुसलमान समान भाव से मिलजुल कर रहते थे। पद्मा की कछार से कुछ हटकर सफेद और लाल रंग से पुता हुआ एक सुंदर सा बंगला था, जिसे वहाँ के लोग फ्रीजर साहब का बंगला कहा करते थे। साहब थे भी बड़े दिलदार व्यक्ति। गांव के लोग उन्हें फादर कहते थे। फादर चर्च के बरामदे में बैठकर गांव वालों के स्वच्छ रहने की हिदायतें दिया करते थे और उनके झगड़े निपटाया करते थे। कभी साहूकार का कर्ज उतारने के लिए खुद रुपए दे दिया करते थे, पर उनकी एक इकलौती बेटी जूलियन, जो अभी सिर्फ 10 साल की थी, अपनी गवर्नेंस मिसो मार्को के अनुशासन से ऊब उठ जाया करती थी। मैडम फ्रीजर का उसके जन्म के समय ही देहांत हो गया था, यानी कि फ्रीजर की पत्नी। इसी से फादर जूली को लेकर इंडिया आ गए थे। जूली का अकेलापन उसे बाहर की ओर खींचता, जहाँ गांव के अनेक बच्चे मिलजुल कर हवा के उछलते लहरों के साथ जल क्रीड़ा करते बालू में लौटते, दौड़ दौड़ कर एक दूसरे को पकड़ते हंसते। गवर्नेंस के जाते ही जूली भागकर जालीदार घेरे के पास आ पहुँचती थी। उन बच्चों को चाहत भरी नजरों से देखा करती। जूली की मैत्री से गांव की यह बंदर फौज, जिसमें 5-6 बच्चे थे, अहाते के टूटे हुए हिस्से को फांदकर अंदर पहुंच गई। जूली के झकाझक करते फ्रॉक और उसके सुंदर सफेद मोजे उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। सुनहरे बालों को देख पहले तो वो कुछ ठिठके, फिर आगे बढ़ आए। देखते ही देखते बगीचा बच्चों के कलरव से गूंज उठा। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि बच्चों ने पाठशाला की पढ़ाई पूरी कर ली, अब इन्हें कहाँ भेजा जाए जिससे ये आगे पढ़ सके। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे इन 6 बच्चों को ढाका के बोर्डिंग हॉस्टल में भर्ती करवाएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई जारी रह सके। इधर बच्चे गाँव छोड़कर चले गए। जूली का नंदनवन फिर से उजड़ गया। सभी व्याकुल थे कब छुट्टियां में गांव लौटे। अब उनके पास भी जूते मोजे बहुत अच्छे ड्रेस थे, जिन्हें वो जूली को दिखाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। इतने दिनों बाद बच्चे घर पहुंचते ही अपनेपन के वातावरण से ओत-प्रोत हो गए। नदी में तैरने के बाद वे सब फ्रीजर साहब के बंगले की ओर चल पड़े। आज अचानक वहाँ पहुंचकर जूली को सरप्राइज में डालने की उनका इरादा था। वे टूटे हुए अहाते के पास पहुँच गए। बंगले की बंद खिड़की के पास से उन लोगों ने जूली का नाम लेकर पुकारा, जूली, जूली, तुम कहाँ हो? पर बदले में कोई जवाब नहीं मिला। बाग में इतना सन्नाटा क्यों है? माली दादा शायद नदी की ओर चले गए हैं। अब वो पेड़ों पे चढ़कर फल तोड़ने में बिजी हो गए और जूली की आवाज लगाने लगे। अचानक उनकी नजर बाग के बीचों बीच बने एक सफेद संगमरमर की चबूतरे पर गई। जरा इस ओर तो देखो, फादर ने जूली के बैठने के लिए कितना सुंदर चबूतरा बनाया है, पर माली दादा इसे साफ क्यों नहीं करते? अमलतास के कितने फूल इस गर्मी में सूखकर इस सुंदर चबूतरे पर बिखर गए हैं। चलो हम उतरकर इसी पर बैठे, कितनी छाया है इस पर। यही बैठकर जूली का इंतजार करेंगे। वे सब नीचे उतर आए। फलों का ढेर चबूतरे पर लगाकर वे सब बंगले के पीछे जाकर जूली को आवाज लगाने लगे। पीछे मुड़ते ही वे चौंक उठे। जूली उनकी ओर पीठ किए चबूतरे पर बैठी थी। वे सब आनंद से किलकते जूली के पास पहुँचे। जूली देखो, हम लोग आज ही लौटे हैं। पर यह क्या जूली, सिसक क्यों रही हो? जूली ने धीरे से सिर उठाकर कहा, लॉन्ग टाइम रियली आई एम वेटिंग। अब हंसो जूली, रोना बंद मत करो, अब हम रोज आएंगे।
ऐसा कहकर मैं इस कहानी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। अब इस कहानी का भाग 2 मैं आपको कल के वीडियो में शेयर करूंगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी पार्ट 1 कहानी अच्छी लगी होगी। तो आप अपना लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब इस चैनल को कर दें और अपना कमेंट इस कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। आपको ये कहानी अभी तक की कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी कमेंट पढ़ के मुझे खुशी होती है, मुझे